फ्रॉम पीएन इंस्टीट्यूट। तो आज हम करेंगे साइंस के पेपर का सॉल्यूशन, बराबर। पल पल से हमें इंतजार था कि साइंस का पेपर आएगा, आ गया, और पहला ही पल और पहला ही क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आज हम 18 मार्च को जो हमारा पेपर था साइंस का, उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं पहला ही क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। कितना इजी क्वेश्चन पूछा। आज ना बोर्ड वाले हमारे ऊपर मेहरबान हो गए हैं। क्यों मेहरबान है, देखते हैं आगे। चलो, पूछा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है। देखते हैं ऑप्शंस में, एक है टर्मरिक, अनियन, लिटमस और फिनोफ्थैलिन। आंसर तो पता चल गया, बट हम देखते हैं टर्मरिक और अनियन देख के ही पता चल जाएगा कि वो क्या है, नेचुरल है, नेचुरल चीजें है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस फ्लावर में से मिलता है, तो अगेन वो नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, फिनोफ्थैलिन, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो कि दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा, चलिए भाई आजा, चल आ गया, ओके। अब देखो एक और हमें दिया गया इजी क्वेश्चन। क्या पूछा है, देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल से ही पता चल जाएगा बेटा जी, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल मतलब अल्केन है, क्या है, ब्यूट अल्केन है कि अल्कोहल है। तो कि देखो भाई अल्कोहल है, ऑल लिखा है, तो इसीलिए अब ब्यूट मतलब क्या हो गया, फर्स्ट है मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका मतलब ब्यूटेन मतलब कौन से कार्बन, तो कि 4 कार्बन का अल्कोहल। और ऑप्शंस भी देखो क्या है, ये C3 है, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किडनी किस चीज का भाई, कहां पर आती है किडनी, तो क्या देखो क्या बोला है, न्यूट्रिशन है। हम खाने में किडनी खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सक्रीशन, जी हाँ। रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन में तो आएगा नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा अल्टीमेटली एक्सक्रीशन, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहां गए भाई, ये देखो ऐसा हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट। चल जाने जा, ये क्या चला गया वापस, चल जा, ये चला गया नहीं गया, ठीक है चलो जाने दो उसे, ओके। क्या है हमारा क्वेश्चन, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। क्यों भाई टंगस्टन क्यों यूज होता है। अब यहां से हमारे प्यारा सा कंसेप्ट बनता है हमारा किस चीज का, तो कि सर जी हीटिंग इफेक्ट का। अब हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही कोई भी वायर के अंदर जब करंट पास होता है तो वो गर्म होता है, क्योंकि वो हीट जनरेट करता है यार, राइट, ओके। चलिए अब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है कहाँ है, तो कि ये देखो, ये हमारा बल्ब हो गया और ये हमारा फिलामेंट हो गया। तो ये फिलामेंट के अंदर यहां से वायर में से जब करंट पास होगा तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। और हीट जनरेट क्यों होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट जनरेट होगी। और हीट ज्यादा जनरेट होगी, दैट मींस कि वहां पर लाइट भी ग्लो होगी, ये भी हमें मालूम है, राइट। तो हम टंगस्टन को ही यूज क्यों करते हैं, उसके रीजंस है। अब हमें थोड़ा कॉमन सेंस से भी पता चलेगा। चीजें गर्म होगी तो गर्म होने के लिए क्या चाहिए, तो कि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। तो टंगस्टन की रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, तो कि यस रेजिस्टिविटी ज्यादा है। बट आगे देखो मेल्टिंग पॉइंट लो, अरे मेरे भाई अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो गल जाएगा तो क्या होगा, तो फिर गलगला हो जाएगा। देखो ऐसा, अगर ऐसा गलगला हो गया तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो गई, तो करंट पास नहीं होगा, तो फिर आगे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी हमारे, इसलिए हम ये वाली चीज तो नहीं यूज करेंगे। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट गया। नेक्स्ट क्या है, बोथ रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ये बात एकदम हमारी सही है। लेकिन दूसरे ऑप्शन देखते हैं क्या बोलते हैं, तो कि सर रेजिस्टिविटी लो है। भाई रेजिस्टिविटी लो होगी तो हीटिंग ही नहीं जनरेट होगा, तो ये भी गलत। फिर आगे रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट वो लो हो ही नहीं सकते, ओके। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है, चलिए, ओके। तो हमारा सबसे प्यारा दुलारा क्वेश्चन आ गया रे डायग्राम का। देखो क्या पूछते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। यहाँ पर इनके बीच में रखा है, तो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, कहां पर फॉर्म होगी। तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। पहली रे जाएगी हमारे F2 के अंदर से, यस सर। दूसरी जाएगी हमारे यहाँ पर बीच में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, तो वहां से जाएगी और ये
रहा, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट हो गया। अब यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा, इट मींस कि यहाँ पर वो इमेज फॉर्म कर देगा। अब ये इमेज कहाँ पर है, तो कि 2f2 से दूर। कहाँ पर दिख रहा है, तो कि देखो पहले ही हमें दिख गया, कहाँ पर है वो, बियॉन्ड 2f2, राइट, बराबर। चलो अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि the least distance of a distinct vision for a young adult with a normal vision, क्या होगा उसका लीस्ट डिस्टेंस, हमें मालूम है क्या होना चाहिए, that will be the 25 सेंटीमीटर, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चल भाई आगे आजा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट विल बी अवर फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमें कैसी कैसी चीजें दी गई है, इतने इजी क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ और भी पूछेंगे, लेकिन नहीं, हमें डायरेक्ट ही क्या पूछा गया कि द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन सीरीज, अल्केन सीरीज का फर्स्ट मेंबर हमें अच्छे से मालूम है सर जी, पहला है मीथेन, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पूछा तो किसका है, फर्स्ट का, फर्स्ट कौन सा है, सीधा दिख रहा है, कौन सा हो जाएगा, मीथेन, बराबर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। क्या है, इन ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ गैमेट इज व्हाट। अब देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को ना उन्होंने थोड़े संभलने को बोला है, बराबर। पहले उन्होंने क्या किया कि भाई चलो फेंका, मारो सिक्सर। अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया, अब हमें सिक्सर नहीं मारनी है, अब हमें संभलना है। क्यों, वहां पर फील्डर है, क्या कौन सा फील्डर है, देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बराबर। अब यहाँ पर हमें नंबर पूछा है, ना कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हमें यहाँ पर पेयर को पूछा गया होता तो हम लिखते कितना, 23। अब एक क्रोमोसोम की जो पेयर है उसके अंदर 23 है, बराबर। एक क्रोमोसोम की जो पेयर होगी, 2 क्रोमोसोम होते हैं, बराबर। तो टोटल कितनी पेयर है, 23 सर। ओके तो 23 पेयर, इट मींस कि टोटल नंबर कितने होते हैं, 46। अब देखो यहाँ पर फिल्डर को कैसे दिखाया गया, 46 भी ऑप्शन में है और 23 भी ऑप्शन में है। तो अब हमें जब खेलना है तो आराम से और संभल के खेलना है कि पूछा क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नंबर ऑफ है, इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए, नंबर ऑफ है, इसलिए हम लिखेंगे 46। लेकिन यहीं पर अगर हमें पूछा गया होता कि सर पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तब हम लिखते हैं यहाँ पर 23। आगे बात समझ में, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द डैश हैव थिक इलास्टिक वॉल। किसके पास थिक इलास्टिक वॉल होती है, अब अपने दिल के अंदर झांक के बताओ भाई कहां पर थिक इलास्टिक वॉल होती है, तो कि जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना है, कौन ले जाता है, तो कि वो हमारी ले जाती है आर्टरीज। तो इसलिए उसके पास क्या होता है, हाई प्रेशर से ले जाना है ना। तुम्हारा दिल जो धड़कता है, उस दिल को किस लिए धड़कता है, तो कि सर जी वो हमारे बॉडी के ब्लड को पास कराने के लिए, अलग अलग बॉडी पार्ट में ले जाने के लिए धड़कता है। तो उसके लिए प्रेशर भी तो लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर पतली पाइप से होगा प्रेशर, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़े हाई प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर के लिए थिक वॉल चाहिए होगी, राइट। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, थिक वॉल आर्टरीज, बराबर। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें एनसीईआरटी के अंदर एक ही एग्जांपल दिया गया है कि कौन सा एग्जांपल है, तो कि हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ लीफ के अंदर एक एग्जांपल दिया गया है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, जो कि क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम, सीधा एग्जांपल है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आगे नेक्स्ट, इफ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इफ ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्ड +2.0D देन द टाइप ऑफ लेंस। अब देखो यहाँ पर आराम से देखो कि हमारे पास ऑप्टिशियन ने बोला गया है कि +2D है। अब लेंस है, दो तरह के लेंस होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स जो कि इस तरह का आएगा, एक होता है कॉनकेव, बराबर। अब कार्टेशियन साइन के अनुसार, कार्टेशियन साइन क्या बोलती है कि जो लेफ्ट साइड होगा वो नेगेटिव होगा, राइट साइड में हम प्लस की साइन देते हैं, बराबर। तो कॉनकेव लेंस के अंदर यहाँ पर हमें क्या होता है, तो कि कॉनकेव लेंस के अंदर, चला गया वापस, कॉनकेव लेंस के अंदर हमें इमेज लेफ्ट साइड में फॉर्म होती है। लेफ्ट साइड में फॉर्म होती है तो क्या होगा, माइनस की साइन आएगी, बराबर। बट कॉन्वेक्स लेंस के अंदर राइट साइड में फॉर्म होता है, बराबर। तो प्लस की साइन आएगी। और यहाँ पर पावर कौन सा है, +2D दिया गया है। इसका मतलब ये कौन सा लेंस यूज किया गया है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस। अगर सर पावर प्लस है, हमें यहाँ कहाँ यूज करते हैं बेटा जी, पावर का फॉर्मूला है P = 1F, पावर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, F भी पॉजिटिव। अब हम P तो यूज नहीं करते, लेकिन F तो यूज करते हैं ना, जी हाँ। तो F की साइन पॉजिटिव आएगी, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन था, ऑप्टिशियन कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब करेगा, कॉन्वेक्स लेंस प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12।
द डैश मेटल इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट दिखाने वाला कौन सा है, हमें अच्छे से मालूम है कौन सा है, तो कि सर वो है मर्क्यूरी। साथ साथ में दिया गया है कैल्शियम और सोडियम। सोडियम के बारे में भी एक बात थी कि सोडियम कैसा है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा सीधा ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए उसको किसके अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो कि केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और लेकिन हमारे यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा इसका, मर्क्यूरी। डन। साथ में सोडियम की भी हमने बात पढ़ ली, ठीक है। ऐसी चीजों को ना हमें कनेक्टिव तरीके से पढ़ना होगा कि जब भी हम कोई चीज को सॉल्व करें तो हमें साथ साथ में ऑप्शंस क्या है क्या नहीं उसके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए, तो हमारा अच्छे से एक चीज हो जाती है और रिवीजन अच्छे से हो जाता है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द आयरन और स्टील फ्रॉम द रस्टिंग। हमें अच्छे से मालूम है कि अभी ये क्या है, सारे ट्रू फॉल्स। तो गैल्वेनाइजेशन क्या करता है, रस्टिंग से प्रोवाइड करता है, तो कि ये सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, बराबर। अब गैल्वेनाइजेशन के साथ साथ एक और चीज पढ़ लेते हैं कि उसमें कौन सा मेटल यूज होता है, तो कि यहाँ पर हमें जिंक मेटल यूज होता है, राइट, जो कि हमें रस्टिंग से प्रोटेक्ट करेगा, और वो बिल्कुल सही है। अब ये देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन, अब और यहाँ पर हमें सिक्सर मारी गई थी ये क्वेश्चन में, लेकिन हमें यहाँ पर संभलना है। देखो ध्यान से, द मैन हैव परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब हमें पता है कि मैन के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं सर जी, XY होते हैं, और वुमेन के अंदर कौन से होते हैं, XX होते हैं। अब हमें सीधा ऐसे देख के ही मालूम पड़ जाता है कि कौन परफेक्ट है और कौन इम्परफेक्ट है। कौन सा परफेक्ट है, ये वाला, ये मैन के अंदर होता है, नहीं ये तो वुमेन के अंदर होता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, मैन है परफेक्ट, तो भाई देख के ही पता चलता है ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, इम्परफेक्ट है, राइट। इसलिए ये वाला ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, आइरिस डज नॉट कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल। भाई उसका वही तो फंक्शन है, बराबर, डज नॉट कैसे आएगा, राइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। As the pH value of a solution increase from 7 to 14, अब 7 से 14 जा रहा है। अब देखो 0 से 7, 7 से 14, 0 से 7 होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, एसिड होता है, और 7 से 14 जाएगा तो ये क्या होता है बेटा जी, ये तो बेस होता है, और यहाँ पर वही है। ओके आगे बढ़ो, क्या है, तो ये हमें पता चलता है ये कहाँ पर जा रहा है, बेस की ओर आगे बढ़ रहा है, बरोबर ना। अभी क्या है, इट रिप्रेजेंट द डिक्रीज ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। यस, वो बेसिक हो रहा है, इसका मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज ही तो हो गई। तो ये सेंटेंस तो एकदम सही है, क्योंकि बेसिक की ओर क्या होगा, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर जो H+ आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और जो OH- आयन है, मतलब जो हाइड्रोक्साइड आयन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जब एसिड में क्या होता है, तो क्या एसिड के अंदर हमारे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और जो OH- की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, राइट। तो हमें बेसिक के बारे में था तो वो हमने पढ़ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, अब आते हैं हमारे 1 वर्ड और 1 सेंटेंस आंसर। यहाँ पर उन्होंने 1 वर्ड लिखा है, कैसे लोग हो भाई आप, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज अवर पार्ट 1 वर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलो that is first question, which part of the hind brain is responsible for maintaining the posture and balance। हमें पता है फोर ब्रेन जो है वो यहाँ पर और हिंड ब्रेन पीछे। फोर ब्रेन का काम क्या है, थिंकिंग पार्ट है, वो सोचने का काम करता है, बराबर। और जो हिंड ब्रेन जो पीछे की ओर है, तो कि हिंड ब्रेन के अंदर एक हमारा फंक्शन क्या है, ऑर्गन का नाम, तो कि सेरेबेलम, जिसका काम क्या है, ये पोस्चर को बैलेंस करना। अगर मैंने ये स्टाइलस पकड़ा है तो इसको बैलेंस करना होगा, साइकिल चलाते वक्त मुझे बैलेंस बनाए रखना होगा, तो ये सारा काम कौन करता है, तो कि ये सारा काम जो है वो हमारा यहाँ का सेरेबेलम करता है, ठीक है। इसके बारे में पूछा गया था। और एक क्वेश्चन है जो कि हमें बताता है मेंडल के बारे में। मेंडल के ये वाले क्वेश्चन के जो हमें हेरिडिटी का जो चैप्टर था, वेटेज बहुत कम था, 3 मार्क का ही वेटेज है। और एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि ये मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑफ पी प्लांट्स, द ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन मतलब कौन सी, जो सेल्फ पॉलिनेशन कराया था उसके बारे में, राइट। तो वहां पर हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जो कि हमें पता है, एक TT मिलता है, फिर एक कैपिटल T स्मॉल t मिलता है, फिर कैपिटल T स्मॉल t, फिर स्मॉल t और स्मॉल t मिलता है, बराबर। ये F2 के है, बराबर।
तो हमें यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया गया है। कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? तो कॉम्बिनेशंस है कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डोमिनेंट ट्रेट है और कौन सा रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, अब डोमिनेंट ट्रेट हमारे जो जीन्स के अंदर मेजरली शो करता है उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, रिसेसिव जो कि कम शो होते हैं, राइट। और जब हमें जीन्स को डिनोट करना होगा तो उसमें जो कैपिटल लेटर से लिखा है वो हम डोमिनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे और स्मॉल जो लिखा है उसको रिसेसिव के तौर पर यूज करेंगे। अब देखो ये वाला तो परफेक्टली पता चलता है कि डोमिनेंट ट्रेट ही है, बराबर, और ये एकदम स्मॉल है तो ये पता चल जाएगा कि रिसेसिव ही है, बराबर। अब बचता है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो कि सर उसमें कैपिटल भी है और स्मॉल भी है, मतलब डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है। तो हमने पढ़ा कि डोमिनेंट का काम क्या है, तो कि जब वो जीन्स है तो उसके अंदर ही वो शो करता है, मतलब जो डोमिनेंट है वही आगे जाके आगे की जनरेशन के अंदर वो दिखता है, इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी हमारा एक डोमिनेंट ट्रेट ही हो जाएगा। तो हमारे डोमिनेंट ट्रेट्स हो जाएंगे कैपिटल टी और दूसरा क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और दोनों स्मॉल में क्या हो जाएगा वो हमारे रिसेसिव ट्रेट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और एक सिंपल से डेफिनेशन 1 मार्क की, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो कि हमें मालूम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, तो कि जब प्रिज्म के अंदर से जब वो लाइट अपने 7 कंपोनेंट्स में स्प्लिट होती है, राइट, दैट विल बी कॉल्ड आवर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट। अगेन बहुत ही संभलने वाला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, नॉट एप्रोप्रिएट। ऐसे क्वेश्चन में आप इसको ना ध्यान से पढ़ो और देखो क्या लिखा है, नॉट एप्रोप्रिएट मतलब कौन सी पेयर गलत है, बराबर। देखो कंडक्टर सिल्वर सही है जी, सिल्वर क्या होगा, मेटल है तो सीधी बात है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा वो आगे कंडक्शन करेगा ही करेगा, तो ये तो एकदम सही है। एलॉय निक्रोम वो भी एकदम सही है। अब बचा क्या, इंसुलेटर और निकल, वैसे भी एक ही बचा तो वही आंसर आएगा, लेकिन लॉजिक समझते हैं क्या है उसका। अब निकल जो है वो अगेन मेटल है, बराबर, 28 नंबर हमें मालूम है। अब पहले ही मैंने बोला मेटल क्या होते हैं बेटा, कंडक्टर होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, इंसुलेटर, सीधी बात है ये क्या हो जाएगा हमारा गलत, मतलब कि नॉट एप्रोप्रिएट हो जाएगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि देखो आगे मारकर आगे बढ़ गए, हम तो बढ़ ही नहीं रहे, चलो हम भी बढ़ जाते हैं। चलो अब ये जो है वो हमारे पार्ट ए का एकदम लास्ट पार्ट, बराबर, सेक्शन ए का जो 1 मार्क का उसका लास्ट पार्ट। अब यहाँ पर भी हमें भगवान ने आराम दिया है, सुख दिया है, बोर्ड वालों ने तो आज भर भर के आपको सुख ही सुख दिया है। देखो कैसे कैसे मैच द फॉलोइंग पूछे, अगर ये किसी का गलत होता है, भगवान बचाए तुमको, हनुमान जी अपनी गदा से मारेंगे तुमको अगर ये गलत कर दिया ना आपने तो। देखो पहला क्या है, 21 क्वेश्चन देता है कि थायरॉक्सिन, अब सामने ऑप्शन देखो क्या है ऑप्शन, कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ मेल ऑर्गन, इसमें से आएगा कुछ भी नहीं, सीधा डायरेक्ट ही पता चलेगा कि वो क्या हो जाएगा हमारा रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म फॉर द बॉडी ग्रोथ, बराबर। अब आता है टेस्टोस्टेरोन, अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग करेंगे, लेकिन हम बच्चे को मालूम है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप कौन करता है, कौन सा हार्मोन डेवलप करता है भाई जी, वो होता है ईस्ट्रोजन, और जो मेल कैरेक्टर्स है वो डेवलप कौन करता है, तो कि वो करता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है बेटा जी, टेस्टोस्टेरोन। तो ये सीधा 22 का क्या हो जाएगा, सी। तो 21 का जो आंसर होगा वो होगा बेटा बी, और 22 का आंसर होगा सी, बराबर। बहुत ही इजी था, और इसके नीचे वाला तो और भी इजी है भाई। देखो क्या है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल और थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब इजी तो है लेकिन थोड़ा सोचने वाला है। देखो जो हमारा फूड चेन का हमारा यहाँ पर जो पिरामिड है उसमें ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं बेटा प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। बट यहाँ पर हमें सारे कंज्यूमर्स दिखाए गए हैं, बराबर। अब इसके बाद जो प्रोड्यूसर के बाद यहाँ पर जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं वहां से चालू होते हैं कंज्यूमर, बराबर। अब यहाँ पर कंज्यूमर स्टार्ट होते हैं और वो भी फर्स्ट कंज्यूमर, बराबर। और उसके बाद मतलब कि जो वेजिटेरियन होंगे, बराबर, जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, राइट। तो फर्स्ट कंज्यूमर। अब सेकंड ट्रॉफिक में क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंज्यूमर मतलब कि हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो, तो ये सीधा है क्या बन जाता है 23 का बी, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब आगे जाता है उसके बाद थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो थर्ड सेकंड के बाद मतलब फर्स्ट कंज्यूमर के बाद प्राइमरी के बाद क्या आ जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, बराबर। तो 23 का जो आंसर है वो है बी, और 24 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए, बराबर। थोड़ा समझने जैसा है कि यहाँ पर जो हमारा जो पिरामिड बनता है फूड का
वो क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स है। तो प्रोड्यूसर के बारे में नहीं, हमें कंज्यूमर्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। थोड़ा संभलने जैसा क्वेश्चन था, चलिए, लेकिन है बहुत ही सिंपल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जहां पर हमारे आते हैं 2 मार्क के क्वेश्चन, बराबर। सिर्फ 9 अटेम्प्ट करने थे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या बोलते हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग द फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। जो हमारे चिप्स के जो पैकेट्स है उसके अंदर नाइट्रोजन हमें नहीं, हवा भरी होती है। क्यों भरी होती है, तो कि उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। कौन होता है, नाइट्रोजन। हमें पता है नाइट्रोजन क्या है, नॉन रिएक्टिव गैस है। तो वो क्या करेगा, तो कि वो हमारे जो फूड है उसको कवर कर देगा, जिससे वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ताकि वो फूड जो है वो डेट्रियोरेट नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। इसलिए हम उसको नाइट्रोजन से उसको क्या करते हैं, फ्लश्ड आउट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Any two general properties of ionic compound, ionic compounds जो है वो हम मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके बनाते हैं, बराबर। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से जो बनेगा, तो यहाँ पर आयंस को एक्सचेंज करके जो बॉन्ड बनता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और आयनिक बॉन्ड की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज पूछी गई है। तो आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हमें मालूम है कि वो सॉलिड में होते हैं, देन उसके पास उनके जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो काफी मजबूत होंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होने चाहिए, एकदम हाई होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, राइट, जब मोल्टन स्टेट के अंदर होंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें 2 प्रॉपर्टीज बतानी थी, हमने ऑलरेडी बता दी। आगे, राइट एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। अभी ही पीछे ही हमने फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चंस किया था, आर्टरीज के बारे में पूछा था। तो आर्टरीज की वॉल्स क्या होती है बेटा, तो कि वो थिक वॉल होती है, जबकि इनकी वॉल क्या होती है, थिन होती है। अब आर्टरीज का काम करता है, तो कि दिल है, दिल को कहाँ पहुंचाना है, तो कि दिल को नहीं पहुंचाना है, खून को, मतलब हमारे ब्लड को पहुंचाना है, कहाँ पर, बॉडी के सभी पार्ट को। इसलिए दिल क्या करता है, हमारा हार्ट क्या करता है, उसको पंप करता है, राइट। अब पंप करेगा तो क्या होगा, तो जैसे ही वो पंप करेगा तो उसको एक मजबूती से पंप करना पड़ेगा। इसलिए उसकी जो वॉल है, वो आर्टरीज की वॉल क्या होती है, थिक होती है, जो पहले बताया। वेन्स की वॉल क्या होगी, अगेन थिन होगी। उसके बाद आर्टरीज पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कराता है, तो सीधा प्योर ब्लड फ्लो करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या फ्लो कराता है, प्योर फ्लो कराता है और ऑक्सीजनेटेड फ्लो कराता है, जबकि यहाँ पर जो है इम्प्योर, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो फ्लो कराता है, राइट। ओके, चलिए, तो 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। उसके बाद लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का जो लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, मतलब कि उसके बारे में आपको बताना था। ये हमने हमारा जो ये फ्लावर होता है, बराबर, तो ये फ्लावर के अंदर हमने यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो कि ये हमारा रफली बहुत ही डायग्राम बताता हूँ। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, उसके बाद यहाँ पर हमारा एंथर और फिलामेंट एंथर दिखता है, राइट। इस तरह का जो डायग्राम था हमारी एनसीईआरटी के अंदर, वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करना था, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर किस तरह की चीटिंग करते हैं हमारे साथ। ये क्वेश्चन देख के हमारा स्टूडेंट क्या करता है, घबरा जाता है, ओ बाप रे बाप, ओ माय गॉड, क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है, पहले ही बोला था कि बेटा पेपर में शांति बनाए रखनी है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया सर, वो भी 2 मार्क में। बेटा जी शांति से पढ़ो, क्या बोला गया है पैराग्राफ के अंदर बताया है कि डॉक्टर ने स्टूडेंट के साथ सेक्स एजुकेशन के ऊपर प्रोग्राम्स किया था। वहाँ पर उन्होंने डिजीज के बारे में बताया और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया। तो हमें क्वेश्चंस क्या पूछा है, देखो सीधा बोला गया है कि क्लासिफाई द इन्फेक्शन स्प्रेड बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस। बड़ा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बड़ा क्वेश्चंस बनाया है, बट आंसर्स बहुत छोटे हैं। कि बैक्टीरिया से जो ये दोनों जो डिजीज है, गोनोरिया और सिफिलिस, वो क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया से होते हैं, और एड्स एंड बार्ड्स जो है वो हमारे वायरस से होते हैं, राइट। सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद हमें बताया गया है कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो कि यहाँ पर ये लाइन में बताया गया है डायरेक्ट कि जो मेथड है वो कौन कौन सी है। बैरियर मेथड में यहाँ पर हो जाएगी कॉन्डम, फिर लूप्स, कॉपर टी, ये सारे क्या करते हैं, ये हमारे बैरियर से और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, बराबर। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिफाइन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई का जो मतलब है, मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या है कि जो हमारे लेंस को क्या बोलते हैं, उसको एडजस्ट करना, हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, हमारे आंखों की जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट करना, ताकि हम दूर का और पास का देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलियरी मसल्स के बारे में पूछा गया है, जो कि हमें बताता है कि लेंस को होल्ड करता है और
उसको एकोमोडेशन करने के अंदर, मतलब फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के अंदर मदद करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट पूछी है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स का डायग्राम पूछा है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पिछली बार भी एक बार पूछा गया था, बराबर। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इस तरह से दिखेगा, बराबर। उसके बाद है प्लग की। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया है क्लोज्ड, अब ये हो जाएगी हमारी प्लग की, बराबर। अब लेकिन ये प्लग की के अंदर, ये आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब ये प्लग की के अंदर ऐसा प्लग की है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो कि ये प्लग की का मतलब ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट होगी तो करंट पास नहीं होगा, लेकिन हम उसको क्लोज्ड कर देते तो ऐसे बीच में डॉट बना के हम उसको क्लोज्ड सर्किट बनाएंगे ताकि उसको वो अब करंट पास करेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है क्लोज्ड, तो क्या डायग्राम आएगा, ऐसा डायग्राम आएगा। अब बताते हैं वायर विदाउट ज्वाइनिंग। अब जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं तो ज्वाइन करना हो तो हम ऐसे करके एक वायर को दूसरे वायर के साथ ज्वाइन करते हैं, बराबर। ऐसा ज्वाइनिंग के वक्त आता है। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, विदाउट ज्वाइनिंग। तो विदाउट ज्वाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे, तो कि विदाउट ज्वाइनिंग के लिए हम ऐसा, इसका डायग्राम क्या बनेगा कि यहां पर ऐसा उसको जंप करा के बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट ज्वाइनिंग के लिए हो जाएगा, राइट। ओके, अब आते हैं लास्ट में क्या लिखा गया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, देखो रेजिस्टेंस के लिए है हमारा ये वाला सिंबल, बट पूछा क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो आपको सिर्फ ऐसा बता देना है, बराबर। एक और सिंबल था हमारी एनसीईआरटी के अंदर इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों ही सिंबल, या तो ये सिंबल या तो ये वाला सिंबल, दोनों में से एक सिंबल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 एक न्यूमेरिकल है, बट सिंपल है। क्या बोलते हैं कि हाउ मच वर्क इज डन टू मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज ऑफ 2 कूलम क्या दिया गया हमें, Q दिया गया है, across the 2 points having the potential difference 12 volt। अब ये V दिया गया है और पूछा क्या है, हाउ मच वर्क, मतलब वर्क हमें ढूंढना है। और इसका हम जानते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q, लेकिन हमें ढूंढना क्या है, W। तो W ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, V इंटू Q। तो यहाँ पर से हम सीधा डायरेक्ट ही कर सकते हैं, 12 इंटू 2, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 24 जूल, बराबर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2 24 जूल। यूनिट भी मेंशन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा कि आप एक सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे। पहले न्यूमेरिकल है, डेटा लिखिए, डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद उसकी कैलकुलेशंस बताइए, और लास्ट में आंसर के साथ आप उसका क्या बोलते हैं, यूनिट भी बता दीजिए, ठीक है। तब जाके आपको उसके पूरे मार्क मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट है हमारा, बार मैग्नेट के आसपास हमारी यहाँ पर जो फील्ड लाइंस हैं, बराबर, जो फील्ड लाइंस है उसके बारे में हमें बताना है कि इस तरह की हमारी फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो फील्ड लाइन है, सबसे पहले तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, फिर ये जो फील्ड लाइंस है इनसाइड वो साउथ टू नॉर्थ जाती है और आउटसाइड वो कहाँ पर जाती है बेटा, तो कि वो नॉर्थ से साउथ जाती है। देन अगेन जहाँ पर यहाँ पर देखिए फील्ड लाइन ज़्यादा है, अब फील्ड लाइन ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर उसका टेंजेंट ड्रॉ करें, बराबर, जब उसका हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये थोड़ा जैसे हम उसका यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही हम उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें डायरेक्ट उसके डायरेक्शंस भी मिल जाएगी, ठीक है। तो और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, ये सारी चीज़ें जो है हमें कैरेक्टर्स के बारे में बतानी थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आवर एनवायरनमेंट के अंदर से, कि बायोटिक फैक्टर जो कि वो लिविंग बींग्स के लिए, एबायोटिक नॉन लिविंग्स के लिए। एबायोटिक में हमारे जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक फैक्टर है वो आ जाएंगे, और बायोटिक के अंदर जो हमारे प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स जो है वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। अगेन वहाँ से ही एक और क्वेश्चन दिया गया है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस। तो हमें पता है कि जो फूड चेन्स के अंदर क्या होता है, तो कि फूड चेन्स के अंदर हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं, फिर उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, फिर कार्निवोर्स होते हैं, उस तरह से आगे आगे चीज़ें बढ़ती जाती है, बराबर। तो जैसे ही हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर अगर मैं पिरामिड ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, तो हर एक पिरामिड लेवल के ऊपर क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड होते हैं, बराबर। अब
वो केमिकल्स धीरे 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 करके हर एक लेवल के ऊपर वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच लेवल इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस, बराबर। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर में आई थिंक उन्होंने डायग्राम पूछा था, इस बार हमें लेबलिंग करने के लिए पूछा है। तो हमें पता है बच्चे को कि ये जो होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी किडनी हो जाएगी, बराबर। किडनी से ये जो है वो क्या है, हमारा यूरेटर है, यूरेटर से ये है, देखो ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको, सीधा यहाँ से देखना है कि कौन सा सही है। ये क्या हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, बराबर। तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा और लास्ट में ये जो है वो क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। चलिए तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि क्या क्या हो सकता है, तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, किडनी सबसे पहले ए किडनी हो जाएगा, यूरेटर जो है वो बी है और यूरिनरी ब्लैडर सी और यूरेथ्रा क्या हो जाएगा, डी, बराबर। साथ साथ में डायग्राम अच्छे से दिया गया है, तो हम फंक्शंस थोड़ा देख लेते हैं क्या है वो, कि जो ब्लड है बेसिकली किडनी का काम क्या है बेटा, किडनी का काम होता है उसको फिल्टर आउट करना। ब्लड के साथ जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है अलग अलग वो आएगी, तो यहाँ से ब्लड आएगा, फिर ब्लड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है और जो कुछ केमिकल्स है और पानी को ऑस्मोरेगुलेट करना है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके ब्लड को यहाँ पर किडनी क्या करेगी, उसका फिल्टर आउट कर लेगी। फिल्टर आउट करने के बाद देखो यहाँ से यूरेटर बाहर निकल रहा है, तो जो प्योर ब्लड होगा, जो मतलब जो फिल्टर आउट होगा, तो जो वेस्ट पार्ट होगा वो यहाँ से बाहर यूरेटर के थ्रू बाहर जाएगा और बाकी का जो पार्ट है वापस से बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा। फिर यूरेटर से जो वेस्ट पार्ट एज अ यूरिन के फॉर्म में वो निकलेगा और कहाँ पर स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास, बराबर। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि यूरिन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, और जैसे ही वो मस्कुलर ऑर्गन्स नर्व्स के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो वो सीधा जैसे ही ब्रेन के पास से वो सिग्नल जाएगा तो फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को डिस्पोज करेगा, ठीक है। तो हमने साथ में क्या कर लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन द राइट हैंड थंब रूल, फिगर इज कंपल्सरी। तो ये फिगर बहुत ही सिंपल है, फिगर में आपको यूं अपना हाथ बताना है, ठीक है। मेरा तो ऐसा नहीं है बट ऐसा फिगर है थोड़ा, बराबर, कि ये जो क्या बताता है तो कि राइट हैंड थंब रूल, और यहाँ से नीचे की साइड जो हमारा थंब का जो डायरेक्शन है वो क्या शो करता है, तो कि थंब का जो डायरेक्शन है वो हमें करंट शो करता है बेटा, क्या शो करता है, करंट शो करता है, बराबर। और उसके पास ये जो हमारी फिंगर, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने इस तरह से, जैसे मैंने ये स्टाइलस को हैंडल किया है ऐसे, तो ये जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या बताता है, तो कि वो बताता है करंट की डायरेक्शन, और यहाँ पर ऐसे फिंगर को रैप किया गया है, बराबर। तो ये जो फिंगर को रैप करते हैं वो आपको डायरेक्शंस बताएगा किसके बारे में, तो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। तो जैसे ही हम देखो यहाँ पर कि करंट नीचे की तरफ है तो हमारी फिंगर मतलब इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है तो राइट हैंड थंब रूल इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, और साथ साथ में एक मैक्सवेल का क्रॉक स्क्रू रूल है, उसे भी हम एक्सप्लेन कर लेंगे कि जो क्रॉक स्क्रू मतलब जैसे हम स्क्रू को अगर हमें किसी चीज़ के अंदर फंसाना है तो हम कैसे ऐसे करके फंसाएंगे ना, नीचे अगर ले जाना है तो जो स्क्रू का जो पॉइंट होगा वो हमारे करंट का डायरेक्शन होगा, और जिस डायरेक्शन में हम उसे रोटेट करेंगे वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप आराम से उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन सी के ओर, बराबर। अब थोड़ी मतलब 3 मार्क के क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा और अच्छे से हमें लिखना होगा, ठीक है। बहुत ही पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा डायग्राम दिया गया है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का, देख के ही पता चलता है ये किस चीज के बारे में बताता है, तो कि सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन के बारे में बताता है, बराबर। चलो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन इन अबाउट डायग्राम, कौन सी अब रिएक्शन कौन सी है यहाँ पर, तो हमें दिखता है कि सनलाइट है और उसका डिकम्पोजिशन होने वाला है, तो ये सीधा आंसर बनता है, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन
कौन सी है, फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर 3 तरह से डीकंपोजिशन होता है। डीकंपोजिशन है ना, तो वो डीकंपोजिशन के अंदर बेटा 3 तरह से डीकंपोजिशन होता है। एक जो है वो हीट की वजह से होता है, तो जिसको बोलते हैं हम थर्मल डीकंपोजिशन, बराबर। एक इस तरह से सनलाइट की वजह से डीकंपोजिशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं फोटो डीकंपोजिशन। और एक तीसरा होता है जो कि होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकंपोजिशन होगा, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन, मतलब इलेक्ट्रो डीकंपोजिशन, बराबर। और हमें यहाँ पर पूछा गया है सनलाइट के बारे में, दैट विल बी अवर फोटो डीकंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा, फोटो डीकंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राइट द चेंज इन कलर ऑफ सॉल्ट दैट प्लेस्ड इन चाइना डिश। चाइना डिश के अंदर देखो कौन सा कंपाउंड है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि कौन से कलर का आता है बेटा, व्हाइट कलर का आता है, बराबर। अब जैसे ही वो डिकम्पोज होने का स्टार्ट करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे की अंदर, मतलब ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सा कलर चेंज आपको दिखता है बेटा यहाँ पर, व्हाइट से ग्रे के अंदर वो कलर चेंज दिखता है। आपको थोड़ा अच्छे से लिख लेना कि द सॉल्यूशन प्लेस्ड हियर इज सिल्वर क्लोराइड that will be in white color, it will change in the gray color after the decomposition, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन द अबव केमिकल रिएक्शन। ये जो हुआ वो कौन सा केमिकल इक्वेशन हुआ देखते हैं, चलो कि भाई AgCl यहाँ पर किसमें डिकम्पोजिशन हुआ, ड्यू टू सनलाइट वो डिकम्पोज होता है। अब सनलाइट की वजह से डिकम्पोज होगा किसके अंदर, तो कि सर वो सिल्वर के अंदर डिकम्पोज होगा, और ये Cl2 क्या बना देगा, गैस बना देगा। तो अब ये हो गया हमारा प्यारा सा इक्वेशन। बैलेंस कर दो, क्लोरीन यहाँ पर कितने दिखते हैं बेटा, 2, तो यहाँ पर आगे क्या रख देते हैं, देखो मैं मार्कर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन देखो यहाँ पर कहाँ चली गई, आजा चल, हाँ क्लोरीन है वो 2 है, क्लोरीन 2 है, तो हमें यहाँ पर आगे भी रख देना है 2। अब यहाँ पर 2 रखूंगा तो सिल्वर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिल्वर को रख दो, सिंपल था, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। तीनों क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर फोटो डिकम्पोजिशन, दूसरा कलर क्या होगा, व्हाइट से ग्रे हो जाएगा, और अल्टीमेट लास्ट में उसकी ये केमिकल रिएक्शन है। वो सारी की सारी चीजें मैं NCERT में अच्छे से दी गई थी, अगर हमने पढ़ी है अच्छे से तो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही अच्छे से हमें बोला गया कि मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको मतलब आंख बंद करके भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, सीधी बात है। मेटल के अंदर जितनी चीजें यस, नॉन मेटल के अंदर नो है। मेटल सॉलिड है, वहां पर सॉलिड नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वो नहीं करेगा। इसके मेल्टिंग पॉइंट मेटल के हाई होते हैं, नॉन मेटल के लो होते हैं। मेटल जो है वो सोनोरस होता है, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता है। मेटल मेलिएबल होगा, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होगा। ये डक्टाइल है, वो डक्टाइल नहीं होगा, बराबर। तो ये सारी चीजें हमने बता दी मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस के अंदर। बहुत फटाफट हम आराम से ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन ये बोर्ड के पैटर्न में आज मैं देख रहा हूँ कि पहले एक सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन देते हैं, मतलब आपको पहले ललचाते हैं। बॉलर्स क्या करते हैं, पहले ललचाते हैं, वैसे ये लोग भी ललचाते हैं आपको। पहले फटाफट आप इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर थोड़ा डिफिकल्ट आओ, तो आप एक्साइटेड हो जाओ, वापस से दुखी मत हो जाना, एकदम नॉर्मल स्टेट में। पहले बहुत ईजी क्वेश्चन बोला, फिर उसके बाद थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा ही ट्विस्ट किया है। अगर ट्विस्ट हम समझ सके तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेटल X फाउंड इन द नेचर एज एन ओर ऑफ सल्फाइड एज XS, बराबर। एक मेटल है, बराबर, उसके ओर में वो XS के फॉर्म में वो पाया जाता है। दिस मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। अब हमें मेटल का नाम नहीं बोला गया है, लेकिन एक हिंट दे दिया कि ये कौन सा मेटल है जो कि यूज्ड होता है गैल्वेनाइजेशन के अंदर। पहले ही आई थिंक ट्रू फॉल्स के अंदर हमने देखा था कि ये गैल्वेनाइजेशन के अंदर कौन सा मेटल यूज होता है, जिंक, बराबर। तो ये पहला ही क्वेश्चन क्या, मेटल को आइडेंटिफाई करो, कौन सा मेटल हो जाएगा बेटा, ये सीधी बात है जिंक मेटल हो जाएगा। अब उसकी केमिकल इक्वेशंस को पूछा है और कैसे कन्वर्ट दिस सल्फाइड और XS इनटू X। मतलब क्या गया है कि ये जो XS मतलब कि जिंक सल्फाइड है, उस जिंक सल्फाइड को आपको जिंक में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ऐसे, नहीं बेटा जी बताता हूँ कैसे करता है। देखो इसके लिए हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं, कौन सी केमिकल इक्वेशन होगी, चलिए। तो देखो क्या पूछा गया है, तो कि जिंक सल्फाइड है, अभी हमें पता चल गया। तो ये जिंक सल्फाइड को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, तो कि मेटल के अंदर। तो
सल्फाइड, किसी भी सल्फाइड को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो हमें ये पता है कि उसको ऑक्सीजनेटेड करना पड़ेगा, और इसकी जो प्रोसेस है, सल्फाइड की जो प्रोसेस है वो कौन सी हो जाएगी बेटा, रोस्टिंग, बराबर। और उसके साथ साथ एक दूसरी भी है जिस प्रोसेस का नाम होता है कैल्सिनेशन, जो कि क्या है, हमारे जिंक कार्बोनेट को ZnCO3 को कन्वर्ट करता है आगे ऑक्साइड्स की ओर के अंदर। जिंक सल्फाइड जो है वो बेसिकली हमारे मिडल इन एक्टिविटी सीरीज के अंदर, जो मिडल एक्टिविटी सीरीज के अंदर का एक एलिमेंट है। ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में हमें नेचर में मिलते हैं। अब वहां से अगर हम उसको डायरेक्ट मेटल के फॉर्म में अगर हमें लाना है तो दिक्कत स्टार्ट हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले हम जिंक ऑक्साइड के अंदर, मतलब उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फिर ऑक्साइड से हमें पता है कि ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कि सीधी बात है, डायरेक्ट ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर रिडक्शन होगा और लास्ट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें मिलता है। इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे तो देखो जिंक और सल्फर तो बैलेंस ही है ऑलरेडी, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो 2 + 1 3 है, बराबर। तो अगर हम इसको 2 करें अगर तो क्या होगा, मतलब बैलेंस करना है ना हमें, तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2 और 1 2 कर देंगे, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इजीली बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर 2 कर दिया तो जिंक भी 2 हो जाएगा, जिंक 2 किया तो सल्फर 2 हो जाएगा, तो अगेन सल्फर भी हो गया। तो अब देखो सल्फर बैलेंस है 2, यहाँ पर भी 2 हो गए, जिंक भी बैलेंस है, यहाँ पर भी जिंक बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो 2 × 2 = 4 + 2 = 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 रख देंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे जो एलिमेंट्स है, जो कि बैलेंसिंग के अंदर ध्यान रखना है हमें कि ऐसे एलिमेंट्स जहाँ पर एक से ज़्यादा हमारे जो रिएजेंट है उसके अंदर कॉमन है एलिमेंट, उसको थोड़ा लास्ट में छेड़ो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको छेड़ोगे ना तो बाकी सभी एलिमेंट्स को भी वो वहाँ पर चेंज हो जाएंगे। इसलिए हमने देखा कि आपने जिंक और सल्फर को ले लिया, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस हो गई, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, उसको रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स बन जाएगा, और ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रोस्टिंग। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, हमें क्या पूछा है, देखो ध्यान से, हमें पूछा है मेटल X हमें ढूंढना है, हमने तो उसका ऑक्साइड फॉर्म लिया गया है, और ऑक्साइड को हमें मेटल में कन्वर्ट करना है। तो कौन सी रिएक्शन है जरा याद करो, तो वो रिएक्शन का नाम है रिडक्शन। क्या नाम है उस चीज का? रिडक्शन। तो सीधा है जिंक ऑक्साइड का हमें रिडक्शन करना होगा। कौन सा होगा रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन। जैसे ही हम उसको रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब यहाँ पर एक और वर्ड मैंने यूज किया था, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट का काम क्या है? एजेंट का काम है दूसरों की पॉलिसी उतरना है, फिर दूसरे के लिए काम करना। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, वो रिडक्शन करता है किसका? जिंक ऑक्साइड का। तो इसने दूसरे का रिडक्शन किया, बराबर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर। तो जैसे ही उसका रिडक्शन होगा तो हमें डायरेक्ट जिंक मेटल मिल जाएगा, बराबर। चलिए, तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो। सीधा है कि एक्सेस एलिमेंट है, तो हमारा एलिमेंट गैल्वेनाइजेशन है, इसलिए मेटल होगा जिंक, और उसकी प्रोसेस है, 2 प्रोसेस में काम करते हैं। सल्फाइड है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग करना पड़ेगा, रोस्टिंग की ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, फिर रोस्टिंग से हमें मिल जाएगा ऑक्साइड और मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है तो रिडक्शन करके हम यहाँ से रिडक्शन कर सकते हैं। ये वाली केमिकल इक्वेशन आपको बतानी थी, साथ साथ में बैलेंसिंग भी कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क एंड ड्रॉ द क्लीन एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है कि जब भी हमारा जो ब्रेन है कोई इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो हम क्या करते हैं, वो ब्रेन हमारा उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और सामने रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो रिस्पॉन्स हमें इमीडिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी बॉडी को कुछ डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे आसपास कुछ गर्म चीजें हैं, तो अगर गर्म चीज़ों को अगर हमने टच कर लिया तो क्या हो जाएगा, तो कि वो हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी। इस वक्त हमारे जो स्टिमुलाई की जो इनपुट है, उस वक्त हमें जो आउटपुट देना है वो बहुत ही क्विकली देना पड़ेगा। तो ऐसे जब हम क्विकली देते हैं तो वो जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, बराबर। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर कोई सपोज कि हमारा कोई ये रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स
क्या यूज करेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स को यूज करके वो हमारे सीएनएस का मतलब होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल के पार्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होगा हमारा ब्रेन और हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और ये जो ब्रेन है वो दोनों क्या आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, और ये क्या होगा सेंटर के अंदर, बॉडी के सेंटर के पार्ट में है, और ये जो पार्ट है वो पेरीफेरी में है। तो सेंटर के अलावा जितनी सारी जो नर्व्स है उसको बोलते हैं पीएनएस, मतलब कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसके अंदर क्या आएगी, सारी नर्व्स जो है वो पेरीफेरल के अंदर आएगी, मतलब उसको बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वो पार्ट आएगा, और सीएनएस के अंदर क्या आएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा, बराबर। ओके, तो होता क्या है, रिसेप्टर के अंदर से जब भी कोई सेंसर ऐसे इनपुट मिलता है, कोई सेंस मिलती है, सेंसरी न्यूरॉन उसको सीएनएस के पास पहुंचाते हैं। सीएनएस मतलब कौन, तो कि जैसे ये नर्व्स के अंदर से यहाँ पर अगर मैंने कुछ टच किया तो ये नर्व्स यहाँ से लेके यहाँ पर जाएगी, सबसे पहले यहाँ पर, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी यहाँ से ब्रेन के पास से, बराबर। तो अब होता क्या है, ब्रेन उसको थिंकिंग करेगा, एनालाइज करेगा, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। तो क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड को मैं एससी से रिप्रेजेंट करूंगा अभी, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेगा और वहां से तुरंत ही बोल देगा, अगर जैसे कि अगर हमने यहाँ पर गर्म है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर हाथ लगाया और गर्म है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा सोचूंगा, हाँ बहुत गर्म आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा सोचूंगा कि ऐसा अगर मुझे गर्म लगेगा मैं सोचूंगा कि अच्छा चलो देखता हूँ, अगर गर्म लग रहा है, उंगली बुझेगी नहीं बुझेगी, जलेगी नहीं जलेगी, क्या होगा, हम सोचने बैठेंगे नहीं, तुरंत ही हम ऐसे हाथ खड़ा कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन को मालूम है, हमारी बॉडी को मालूम है कि अगर हमने ज्यादा देर तक यहाँ पर हाथ रखा तो वो जल जाएगा। इसलिए क्या होगा कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो तुरंत ही एक्शन देंगी, फटाफट वहां से हाथ ले लो, अगर गर्म चीज है फटाफट यहाँ से उसको हाथ को वापस से खींच लो। तो ये तुरंत ही क्या करेगा, जो मोटर न्यूरॉन्स है वो मोटर न्यूरॉन्स को भेजेगा कहाँ पर, तो कि मोटर न्यूरॉन को भेजेगा मसल्स के पास से कि चलो भाई फटाफट वहां से हाथ हटा लो, राइट। तो ये रिफ्लेक्स आर्क कैसे फॉर्म होगी, तो ये जो रिसेप्टर्स से स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स के पास से ये जो आर्क फॉर्म होगी, दैट इज कॉल्ड अवर रिफ्लेक्स आर्क। इसके लिए हमें एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दिया गया है, वो हमें ड्रॉ करना है, राइट। कुछ इस तरह का डायग्राम है, यहाँ पर ऐसा हाथ बनाया हुआ है, देन यहाँ से इस तरह से, बराबर, और यहाँ से एंट्री है, फिर यहाँ से दूसरा न्यूरॉन्स बताया है, ठीक है। इस तरह का थोड़ा डायग्राम है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब कुछ एनिमल्स आपने देखा होगा कि कैट के अंदर या फिर कोई अदर एनिमल्स की वो ना तुरंत रिएक्ट कर जाता है, हमें वो रिएक्शन देने में टाइम लगता है, हम ना थोड़े लेट रिएक्शन देते हैं, लेकिन वो एकदम फटाफट रिएक्शन देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ये जो पार्ट है, मतलब ब्रेन का जो पार्ट है ना, वो उतना डेवलप नहीं होता है, इवोल्यूशन नहीं हुआ होता है उनके ब्रेन का, लेकिन उनके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड और ये जो है रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही अच्छे से इवॉल्व होती है, इसलिए उनका जो रिफ्लेक्स टाइम है ना वो हमारे से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। यस, तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, फिर उसका डायग्राम, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बतानी है। बच्चों को ना ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है कि सर किसमें डायग्राम ड्रॉ करें, किसमें नहीं करें। तो बेटा जहां पर ऐसा लिखा होता है ना कि लेबल्ड डायग्राम, उसके अंदर आपको कंपलसरी डायग्राम ड्रॉ करना है। जहां पर भी आपको पूछे कि यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करो, तो वहां पर तो करना ही है। अगर नहीं लिखा होगा, एक क्वेश्चन है जहां पर बोला है कि नहीं करो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आपकी चॉइस है, अगर टाइम है तो ड्रॉ करो, नहीं है तो नहीं ड्रॉ करो, लेकिन लिखा है तो कंपलसरी करना है, बिकॉज इट कैरी द मार्क्स। ओके, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 41 हो गया, यस 42। राइट द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि फिगर इज नॉट कंपलसरी, बराबर। तो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सभी के बारे में बताना है। पहले आपको नेम्स लिखने हैं, फिर किसी दो के बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो हमें पता है सबसे पहले क्या होगा, हमारा फिजन है, फिर है एक फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, फिर एक है रीजनरेशन, ठीक है, एक हो जाएगा आपका रीजनरेशन है, रीजनरेशन के बाद एक है बर्डिंग है, बराबर। बर्डिंग के बाद एक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है, और एक लास्ट में है हमारे स्पोर फॉर्मेशन, बराबर। अब
फिजन के अंदर अमीबा के अंदर होता है, फिजन के अंदर भी दो है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर अमीबा है, लेशमेनिया है, मल्टीपल फिजन के अंदर प्लाज्मोडियम है। फिर फ्रेगमेंटेशन के अंदर स्पाइरोगायरा algae है, उसके बारे में आपको बताना है। रीजनरेशन जो है वो प्लेनेरिया करते हैं, हाइड्रा भी रीजनरेशन करता है। हाइड्रा कॉमन एग्जांपल है रीजनरेशन और बर्डिंग का, ठीक है। तो रीजनरेशन के अंदर प्लेनेरिया और बर्डिंग आ जाएंगे, ठीक है, सॉरी प्लेनेरिया और हाइड्रा आ जाएंगे। उसके बाद बर्डिंग के अंदर हाइड्रा आ जाएगा। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर जो हमने ब्रायोफाइलम के बारे में बताया था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बेसिकली क्या होता है, फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं। जो हमारा प्लांट है ना, दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो रूट, स्टेम और लीफ है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और फ्लावर से जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो वेजिटेटिव पार्ट से होता है, रूट, स्टेम और लीफ से, उसको एसेक्सुअल में कन्वर्ट बोला जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, और उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर एग्जांपल आ जाएगा किसका, तो कि हमारे फंगस जो है वो फंगस है, म्यूकर है, फंगस है, उसके बारे में आ जाएगा। तो किसी दो के बारे में आपको डिटेल बताना है, ठीक है। चलिए, और हर एक के एग्जांपल के और नाम के साथ बता देना, उसके बाद किसी दो के बारे में अच्छे से बता देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्या पूछा गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और टेस्टिस के फंक्शन के बारे में। मैंने बोला था क्लास के अंदर भी कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आएगा ही आएगा, बराबर। आइदर मेल रिप्रोडक्टिव आएगा या तो फीमेल आएगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछते ही है। तो इसमें तो सवाल ही नहीं बनता है कि वो नहीं आता है। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है और सारी चीजें बता देनी है, बराबर। क्या क्या फंक्शन है, तो बराबर, टेस्टिस है, वास्ट डिफरेंस है, पेनिस है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बता देना है। और यहाँ पर हमें पूछा गया है टेस्टिस के फंक्शन के बारे में। तो कि टेस्टिस का काम दो है, एक तो स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और जो मेल के जो कैरेक्टर्स है, मेल कैरेक्टर्स को प्यूबर्टी के टाइम पर कौन बताता है, कौन सा हार्मोन, जरा सोचो सोचो, अभी बताया था, क्या नाम है उसका, टेस्टोस्टेरोन, बराबर। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके बारे में, और स्पर्म, ये दो चीजें हैं, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, उसके बारे में है। और ये जो है वो हमारे क्या बोलते हैं, स्कॉर्टम के अंदर, स्कॉर्टम कैविटी है, स्कॉर्टम के अंदर वो एब्डोमिनल कैविटी के पास स्कॉर्टम, उसके अंदर वो लाई करता है टेस्टिस, और उसका काम क्या है, स्कॉर्टम का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना, ठीक है, टेम्परेचर को रिड्यूस रखना। तो ये सारी चीजें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लिखनी है, और साथ साथ में टेस्टिस के फंक्शन के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। चलो, अब बहुत ही एक प्यारा सा सम है कॉन्केव लेंस के बारे में, 3 मार्क का सम है। और इतना मतलब इस बार बोर्ड वाले इतना खुश है आपके ऊपर, समझ लो इतना, ये टेक्स्ट बुक के अंदर 9.3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9.3 एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक के अंदर, डिट्टो वही सम यहाँ पर लिखा गया, एक चीज का भी चेंज नहीं किया, ना लेंस का मिरर किया, ना मिरर का लेंस, ना 15 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रखा, मीटर भी नहीं किया है। उतना प्यार आ गया है आपके ऊपर है इस बार, बराबर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो डेटा को लिख लेना है अब, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के टाइम पर क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, आता ही होगा, आंसर भी आपको आई थिंक याद होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को देख लो, कॉन्केव लेंस है, फिर डेटा को देख लो, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, तो कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब आपको u यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। फिर इमेज डिस्टेंस आपको बताया गया है 10 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन आपको यहाँ पर बताया है, पूछा गया है कि क्या है। तो हमें बेसिकली दो चीजें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, एक है U और एक है मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलो तो अब उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो कि सबसे पहले है हमारे पास कॉन्केव लेंस। क्या है बेटा हमारे पास, कॉन्केव लेंस, बराबर। अब कॉन्केव लेंस है, इसका मतलब इस तरह का डायग्राम हो जाएगा इसका, जिसके अंदर इमेज जो फॉर्म होगी वो लेफ्ट साइड में होगी कार्टेशियंस के हिसाब से, इसलिए हमारा जो f की वैल्यू है वो भी नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव होगी। इसलिए यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है, हमें मालूम है कि उसकी जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर, बराबर। क्या वैल्यू दी गई है
हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो f की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर और v की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है -10 सेंटीमीटर और u हमें ढूंढना है और क्या चीज़ ढूंढने को बोली गई है, m ढूंढने को, मैग्नीफिकेशन ढूंढने को बोला गया है। इतनी चीज़ें हमें दी गई है जो कि हमारा डेटा है और उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट हम लगा सकते हैं लेंस फॉर्मूला हमारा 1/v - 1/u = 1/f, बराबर। ये जो है वो हमारा लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या होगा लेंस का फॉर्मूला, ठीक है। चलो ये डेटा आपने लिख लिया होगा अच्छे से, ओके। अब देखते हैं क्या है। तो के लेंस फॉर्मूला है हमारा 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है, ओके। तो u हमें ढूंढना है, बराबर। इक्वेशन को ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, u को उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 1/f = 1/u, बराबर है, ओके। चलो 1/u हमें 1/v की वैल्यू है हमारे पास, देख लेते हैं कौन सा है। v की वैल्यू है 10 और f 10 है, ठीक है। चलिए ओके, तो f की वैल्यू क्या है 15 है और v की वैल्यू है 10। तो अभी v की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और f जो है वो हमारा 15 हो जाएगा, राइट। 10 - 15, तो यहाँ पर ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों हमें माइनस में रखने हैं। माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/u = 1/10 + 1/15। कॉमन फैक्टर होगा क्या, तो कि 30 हो जाएगा कॉमन फैक्टर और यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 30, ओके। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, ओके। ये 30 हो जाएगा। अब 30 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -3 और यहाँ पर +2 रखना पड़ेगा। 15 × 2 = 30 और ये 10 × 3 = 30, इस तरह से हम ला सकते हैं। तो ये 1/u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/u की वैल्यू हो जाएगी -1 / 30। यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। अब -1/30 हो गया तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूनिट को भी अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा -30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है। आई होप कि आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होगी। वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और एल्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी तो एग्जैक्ट डिट्टो ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक बार देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है मेथड समझ में ना आई हो, इससे ठीक है। चलो तो u की वैल्यू मिल गई हो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है दूसरा, m की वैल्यू पूछी गई है। m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा v/u और मिरर के अंदर हमें पता है कि वो -v/u है, लेकिन लेंस पूछा है तो क्या करेंगे v/u। v की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर जो कि अगेन माइनस में है और u की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। तो ये सीधा ही कट होगा तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा और ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो माइनस माइनस भी क्या होगा, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा बनेगा 1/3, दैट विल बी योर 0.33 सेंटीमीटर, बराबर। नहीं, इसका नहीं आएगा यूनिट, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, क्या हो जाएगा m की वैल्यू हो जाएगी 1/3, 0.33 हो जाएगा, ठीक है। चलो और u की वैल्यू हमने ला दी -30 सेंटीमीटर और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी 1/3। मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं, जो इमेज है वो 1/3 हो जाएगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। चलिए डन है, तो आपने आई होप कि आपने सारा नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दैट विल बी अवर रे डायग्राम। पहले हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया इसी चैप्टर में से, अब आगे हम बढ़ते हैं रे डायग्राम की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से, मजा आएगा रे डायग्राम ड्रॉ करने के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉनकेव मिरर के बारे में पूछा है, तो कॉनकेव मिरर का डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा पोल, फिर यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस, तो F आएगा और उसके बाद आएगा बेटा क्या C, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्या पूछा गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोर्ड वाले मेहरबान है हमारे ऊपर, सीधा सबसे इजी में इजी क्वेश्चन पूछ लिया। कौन सा, तो कि भाई ऑब्जेक्ट को रख दो C पर। अब C पर रखेंगे तो क्या होगा,
सर अगर सी पर रखेंगे तो हमें सीधा मिलेगा कहाँ पर, तो कि सी पर ही इमेज मिलेगा। अब उसके रूल्स है, देख लेते हैं कि जब भी प्रिंसिपल जो लाइन है बराबर उस लाइन के पैरेलल में होगा तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल फोकस के अंदर से जाएगा बराबर। और फिर जब यही चीज़ हम फोकस के थ्रू जब वो लाइट पास होगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वो क्या करेगी, वो उस प्रिंसिपल लाइन के पैरेलल में जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीधा इंटरसेक्ट होगा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए और बी, और यहाँ पर ये हमारी इमेज हो गई ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो जहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारी जो इमेज पोजीशन होगी वो क्या होगी, इमेज जो है वो हमें मिलेगी एट सी, सी पर ही वो हमें इमेज मिलेगी फर्स्ट। और इसकी साइज क्या होगी, साइज हो जाएगी सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितनी ही वो साइज हो जाएगी। और कौन सी इमेज है, इमेज का टाइप देखो तो कि इंटरसेक्ट लाइन हो रही है इसलिए वो रियल इमेज होगी, और उल्टी हो गई है इसलिए इसका क्या बोलेंगे हम उसको, रियल एंड इन्वर्टेड बराबर, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए ये पूरा हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर संभल जाना है, संभलना इसलिए ये एक क्वेश्चन हो गया, मतलब ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर सिंपल है, थोड़े बहुत यूजेस देखे थे। वो कॉन्केव लेंस कॉन्केव मिरर है तो वो क्या कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करता है इसका मतलब वो जो डेंटिस्ट है वो यूज करता है, सोलर फर्नेस के अंदर यूज होता है बराबर। तो हेडलाइट के अंदर होता है, टॉर्च के अंदर यूज होता है, सेविंग मिरर के अंदर यूज होता है जहां पर हमें इमेज अच्छे से देखनी हो, बड़ी देखनी हो तब। तो ये सारी चीजें हम यूजेस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट टाइम रिवीजन के दौरान ये बहुत अच्छे से कराया था कि ओहमिक लॉस के बारे में बताना है कि जो हीटिंग है, हीट जनरेट होती है तो वो हीट का कुछ काम आएगा नहीं, हीट का काम नहीं आएगा तो वो क्या है, लॉस ही है, जो ओहमिक लॉस है, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होता है तो राइट। उसके बाद ये जो है वो हमें कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर, फर्नेस के अंदर, फिर टोस्टर के अंदर यूज होता है। ठीक है, और अभी जो बल्ब के बारे में बात करी थी कि जब हीट ज़्यादा जनरेट होती है तो क्या होता है, लाइट ज़्यादा जनरेट होती है, इसलिए वो बल्ब के अंदर भी वो यूज होता है, आयरन के अंदर भी यूज होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशंस में लिखनी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक्शन डी, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसकी केमिकल रिएक्शंस लिखनी है और यूजेस लिखने हैं। पर आसान क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बराबर। अब कैसे बनता है तो कि हमारा जो स्लेक लाइम है, स्लेक लाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसकी जब हम रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो हमें सीधा आराम से क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है और लास्ट में पानी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। अरे ये क्वेश्चन आई गेस बैलेंस ही है सब, यस ठीक है। चलिए, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, केमिकल रिएक्शंस लिख दी। उसके बाद उसके यूजेस, तो कि कहाँ कहाँ पर दो ही यूजेस लिखने हैं, वुड पल्प के अंदर होगा, ब्लीचिंग इंडस्ट्री के अंदर होगा, फिर क्या बोलते हैं वॉशिंग इंडस्ट्रीज के अंदर होगा। ये सारी चीजें हम यूजेस के अंदर लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट विल बी अवर 48 क्वेश्चंस। क्या है कि पीएच इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और पीएच इन टूथ डीके। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर क्या होता है बेटा, तो स्टमक के अंदर HCl होता है जो हमें डाइजेस्ट करने में एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो जब उसकी अमाउंट्स बढ़ जाती है तो एसिडिटी क्रिएट होती है और उसकी पीएच कम हो जाएगी बराबर। हमें पता है कि 0 से 7 जो है वो क्या है हमारा, 0 से 7 है वो एसिडिक पीएच है, वो 7 से 14 जो है वो बेसिक पीएच है। तो जो स्टमक की पीएच है वो कम हो जाए, एसिड बढ़ जाए तो एसिडिटी क्रिएट होती है बराबर, उसके बारे में बताना था। और टूथ डीके के अंदर अगर हम कुछ खाना खाते हैं बराबर तो बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोज करने के टाइम वो एसिड रिलीज करते हैं, जो कि एसिड, वो एसिड क्या करेगा हमारे टूथ को डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम जब सुबह ब्रश करते हैं तो वो बेसिक होती है हमारी जो टूथ होती है, वो क्या बोलते हैं हमारी जो पेस्ट होगी वो बेसिक होगी ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे। तो वहाँ पर भी हमें वो पीएच का इंपॉर्टेंस दिखता है। तो ये दोनों सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। आंसर द फॉलोइंग। एस्टरिफिकेशन के बारे में पूछा है और उसका केमिकल इक्वेशन। एस्टरिफिकेशन काफ़ी बड़ा इक्वेशन है, बोला गया था एसिड के अंदर, बहुत ही प्यारा इक्वेशन है, CH3COOH। क्या नाम है बेटा इसका, इथेनोइक एसिड बराबर। जब इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, बट यहाँ पर क्या यूज होगा, एसिड कैटालिस्ट यूज होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी।
ये जो हमारा इथेनोइक एसिड है वो क्या हो गया भाई, तुझे शांति रख, हमें लिख लेने दे। चलो ये भी मस्ती कर रहा है हमारे साथ, देखा पेपर इजी निकला ना, तो सब मस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। देखो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन हमें करानी किसके साथ है, इथेनॉल के साथ करनी है। इथेनॉल को के साथ करेंगे और कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, H2SO4 यहाँ पर हम कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। कैटालिस्ट ऐसी चीज़ होगी जो रिएक्शन को थोड़ा स्पीड अप कर देगा, ठीक है। तो H2SO4 होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या करता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो पानी को रिमूव कर देगा और हमें एस्टर दे देगा। क्या होगा, CH3 COO CH2 CH3, ये हमारा क्या फॉर्मूला है, हमारा एस्टर का फॉर्मूला हो जाएगा और लास्ट में वाटर रिमूव कर देगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड को हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, तो ये हमें एस्टर बना देगा। दैट विल बी अवर फॉर्मूला ऑफ एस्टर, CH3 COO CH2 CH3 प्लस H2O, ये हमारा एस्टर, ये वाला पार्ट हमारा एस्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी आप एक ध्यान की बात रखना, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप बोलते हो ना तो ऐसा मत बोलिएगा CH3COO, यहाँ पर O है लेकिन ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। CH3C एक कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन है और दूसरा अदर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है बट वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो डबल O मत बोलना, ठीक है। CH3COO CH2 CH3, ये हमें ध्यान रखना है। तो एस्टर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब और ये जो एस्टर बनाने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन, बराबर। ओके चलिए, अब उसके बाद लिखा है यूजेस ऑफ एस्टर। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, आगे यूजेस भी लिखा है। और एस्टर जो है वो एक बहुत ही स्मेल कंपाउंड है, बहुत ही अच्छी स्मेल देता है, बराबर। तो ये कहाँ पर होता है, परफ्यूम या फिर कोई फ्लेवरिंग एजेंट्स के अंदर कोई स्मेल देनी है अच्छी, तब ये यूज हो सकता है एस्टर, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के अंदर इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज। तो इथेनोइक एसिड का अभी हमने फॉर्मूला देखा, CH3COOH, हम सबका नाम होता है घर पे छोटू मोटू कोटू, बराबर। वैसे इसका नाम क्या होता है, छोटू जी नहीं, इसका नाम है एसिटिक एसिड, बराबर। क्या नाम है उसको, प्यार से हम बुलाते हैं एसिटिक एसिड। तो सर इथेनोइक एसिड, तो उसको हम जैसे नाम होता है ना स्कूल के अंदर होता है, बराबर, हमारा जो प्रॉपर नेम, तो ऐसे ही कोई केमिकल का जो एक्चुअल नेम है, जो हमारी मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है हमारा रियल नेम, वैसे इसका जो एक्चुअल नेम है जिसको बोलते हैं IUPAC नेम, क्या बोलते हैं उसको, IUPAC, IUPAC नेम, बराबर। तो ये उसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, वो होगा इथेनोइक एसिड। और उसके बाद उसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं भाई, उसका नाम एसिटिक एसिड है, एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम सेवसल्ट खाते हैं, जो खट्टा पानी लगता है, क्या नाम है उसका, विनेगर, बराबर। तो जब हम पानी के अंदर 5 to 8% एसिटिक एसिड ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, विनेगर बन जाता है। तो ये विनेगर बनाने के लिए भी काम आता है। फिर एक उसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है, ये ना उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसलिए जब टेम्परेचर कम होता है नॉर्मली विंटर के टाइम में या ऐसा, तो ये फ्रीज हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको उसके बारे में बता देनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस एंड उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस हमारे जो फूड बनाने के लिए, जो प्लांट जो है वो फूड बनाता है, बराबर। कैसे, तो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है, किसकी मदद से अंदर, तो कि क्लोरोफिल। सर जी क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, तो कि सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा बेटा प्लांट को, एनवायरमेंट के अंदर से, और वाटर उसको रूट के थ्रू मिलेगा। तो इसके डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि व्हेन प्लांट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट एंड बाय द विथ हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड द सनलाइट इट मेक द फूड। क्या है, C6H12O6, बराबर। और क्या बनेगा, तो कि ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। और इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो कि ये 6 हो जाएगा, ये 12 है और ये भी 6 और 6 है। अच्छे से इक्वेशन याद होगा तो फटाफट बना सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस, यहाँ पर देखो कंपलसरी लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जब लिखा हुआ है तो उसको अच्छे से बैलेंस करना है, ठीक है।
क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ये फूड बनाता है। ये हमारा फूड हो जाएगा जिसकी किसकी फॉर्मूला है, ग्लूकोज की, C6H12O6। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है कि लेबल्ड डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर हमें पता है कि जो गैसेस एक्सचेंज करने के लिए यूज होता है, गार्ड सेल्स है जो स्वेल होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस तरह से वो ओपन और क्लोज्ड होते हैं, बराबर। उनके सभी का डायग्राम्स आपको बताना है और गैसेस एक्सचेंज के बारे में उसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको डायग्राम के बारे में पूछा गया है तो आप उसको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही कम क्वेश्चन बाकी है अभी। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है। माउथ, फिर ईसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना था। पूरी की पूरे देखो डायग्राम भी बोला है और डायग्राम भी बोला गया है और सभी के फंक्शंस के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, माउथ का फंक्शंस क्या है, फूड को इंजेस्ट करना, च्यू करना, ठीक, एमाइलेज रिलीज करना। फिर ईसोफेगस का काम क्या है, खुराक जो हमारा जो फूड है वो फूड को हमें आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से उसको आगे बढ़ा देना। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक का काम क्या है, एसिड को अभी बताया था, एसिड रिलीज करना, उसके साथ साथ वो म्यूकस भी रिलीज करता है और एक एंजाइम रिलीज करता है। कौन सा एंजाइम होता है बेटा, तो कि वो जो हमारा ये माउथ है वो एमाइलेज रिलीज करता है और जो स्टमक है वो क्या रिलीज करता है, पेप्सिन रिलीज करता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लीवर, पेनक्रियास, उसके फंक्शंस के बारे में बताना है। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को डाइजेस्ट करेगा, फूड को विली के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कराएगा। देन लार्ज इंटेस्टाइन जो सॉल्ट है, वाटर को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस के थ्रू निकाल देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी शॉर्ट नोट के बारे में आपको बताना है, बराबर। अब एक और छोटू सा क्वेश्चन, और पहले छोटू सा क्वेश्चन दिया, अब और भी छोटू सा क्वेश्चन। रेगुलर क्लास में हम पढ़ते हैं कि बच्चा बहुत दूर बैठा है तो उसको कौन सी बीमारी होगी, क्यों नहीं दिखता उसको। यहाँ पर उसका उल्टा कर दिया है। क्या पूछा है कि एक पर्सन है लाइब्रेरी में बैठा है, डिटेल्स ऑन द वॉल ऑफ द लाइब्रेरी विच इज डिस्टेंस 15 फीट, मतलब बहुत ही दूर है चीज़ें, तो वो उस चीज़ को एबल टू रीड, वो चीज़ को रीड कर पा रहा है, बट नॉट एबल टू रीड द प्रिंटेड लेटर्स क्लियरली ऑफ अ बुक इन फ्रंट ऑफ हिम। जब उसके पास नजदीक में जो बुक है ना उसको नहीं पढ़ पा रहा है, पर दूर कोई इंस्ट्रक्शन लिखे उसको पढ़ पा रहा है। तो हमें पता है कि दूर का दिखता है, बराबर, दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। तो दूर का दिखता है, दैट मीन्स कि वो कौन सी डिफेक्ट हो जाएगी बेटा, फार साइटेडनेस, बराबर। और क्या बोलेंगे उसको, फार साइटेडनेस, और क्या बोलेंगे उसको, तो क्या सर, हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, बराबर। तो ये हाइपरमेट्रोपिया है। अब कब कब होता है, तो क्या हाइपरमेट्रोपिया में हमें मालूम है रेटिना के पीछे चला जाता है, जो क्या बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन पीछे होती है, हमारी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आईबॉल जो है वो स्मॉल हो जाती है। ये सब रीजन की वजह से ये डिफेक्ट अराइज होती है। किसके अंदर होती है, ओल्ड एज पीपल के अंदर ये डिफेक्ट होती है। आगे उसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो कि कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। उसके डायग्राम्स भी आपको बताने हैं, बराबर। तो ये हमारी आई है, ठीक है। आई के अंदर जो हमारा जब डिफेक्ट होगी तो ये इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, पीछे फॉर्म हो जाएगी, आईबॉल स्मॉल हो जाएगी, जो इमेज फॉर्म पीछे हो जाएगी। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो कि उसको करेक्ट करने के लिए हम आगे ही कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे। तो क्या होगा, वो कन्वर्ज होके यहाँ पर ही वो हमें दिख जाएगा, बराबर। जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए इस तरह से डायग्राम भी बताना है डिफेक्ट के बारे में और उसकी रीजंस के बारे में भी सारी चीज बतानी है। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ होम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया था कि भाई ये कंपलसरी हमें करना ही करना है और पूछेंगे और पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डायग्राम के साथ देखो पूछा गया, अगेन डायग्राम भी है तो डायग्राम के साथ उसको बताना है। देन नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज एंड अर्थ वायर इन डोमेस्टिक सर्किट। फ्यूज का इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो कि फ्यूज का इंपॉर्टेंस है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जब कभी ज्यादा वोल्टेज से अगर करंट आ गया तो क्या होगा कि हमारे जो आगे के जो कंपोनेंट्स हैं सीरीज जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स है उसको डैमेज ना हो, इसलिए फ्यूज को रखा जाता है। और अर्थिंग वायर जब कभी करंट लीकेज होता है तो वो लेस रेजिस्टेंस वायर होता है, अर्थिंग वायर, बराबर, ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं उसको। तो
वहाँ से उसको लेस रेजिस्टेंस से वो उधर उसको अर्थ के अंदर ट्रैवल करा देंगे, ताकि क्या होगा कि कोई लीक करंट है उसकी वजह से हमें कोई डैमेज ना हो। ये सारी कहानी आपको वहाँ पर बतानी है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, तो कि ओजोन का फॉर्मेशन बताना है, अगेन इक्वेशंस के बारे में, बराबर। तो इक्वेशंस के बारे में तो कि ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन क्या करता है, तो कि सर ऑक्सीजन जब इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, किसके अंदर प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट, ड्यू टू यूवी लाइट ये ऑक्सीजन जो है वो स्प्लिट हो जाता है इस तरह से एक एक मॉलिक्यूल के अंदर, और फर्दर ये ऑक्सीजन और इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके O3 बना देता है, इसका नाम है ओजोन, बराबर। क्या हो जाएगा, ओजोन का फॉर्मूला है O3 और ये सारे उसके इक्वेशंस है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि नेक्स्ट ओजोन के बारे में थोड़ा बता दिया, फॉर्मेशंस के बारे में, फिर ये कलरलेस गैस है, ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें बता देनी है, ऑर्डर भी है, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या बताया है कि रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल है मतलब कुछ कचरा निकलता है ना, उसको कैसे हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि रिसाइकल करना चाहिए, बराबर, चीज़ों को, ताकि बार बार उसको यूज़ करो। फिर कुछ चीज़ें जब ज़रूरत की नहीं है तो उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक रीयूज़ भी कर सकते हो, बार बार उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस करो, कुछ जब ज़रूरत ना हो तब उसको कम कर दो। रिसाइकल एक चीज़ में से ज़्यादातर हम दूसरी चीज़ बना सकते हैं। फिर इंसिनरेट करना है, मतलब उसको इतना हाई टेम्परेचर पर जला देना है ताकि वो क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो जर्म्स और केमिकल्स है वो लॉस्ट हो जाए। जैसे हम कोई हॉस्पिटल वेस्ट है उसको इंसिनरेट करते हैं ताकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो लॉस्ट हो जाए, ठीक है, ताकि वो चीज़ें ठीक हो जाए। नेक्स्ट इंसिनरेट करना है, फिर उसके बाद उसको कंपोस्टिंग करना है, बराबर। कंपोस्टिंग करने का मतलब क्या होता है, तो कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो फूड वेस्ट है और वो सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, तो कि कंपोस्ट कर सकते हैं, मतलब उसको ज़मीन में गाड़ के उसका क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर उसका बना सकते हैं। इस तरह से हम ये सारी चीज़ों से हम उस वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पेपर, ऑल द क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड। उसके साथ साथ हमने बहुत सारे कंसेप्ट भी एडिशनल पढ़ाए हैं, तो वीडियो को एकदम शांति से देखिए, बराबर, समझिए क्या क्या क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन देखिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आगे की बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, तो आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही काम आएगा। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे। जो जो सॉल्यूशन लिखे हैं वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेके आप शांति से उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।